चलिए स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। तो अभी इसमें अपन देखेंगे कि एसी वोल्टेज को किस किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो एसी वोल्टेज जनरेट करने के दो तरीके होंगे। पहला तरीका तो है, या तो आप क्या करिए, रोटेट अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, रोटेट मैग्नेटिक फील्ड ओवर द कॉइल। ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एसी वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। दोनों का अलग अलग डायग्राम बनाते हैं अपन। देखिए आप, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में, परमानेंट मैग्नेट्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, जो जितनी रिक्वायरमेंट हो, जितना ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करना हो उस हिसाब से अपन यूज़ करते हैं। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, अब इस कॉइल के दोनों एंड पे दो कार्बन ब्रशेज और ये आपके पास में ये कार्बन ब्रशेज लगे हुए हैं, ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स लगे हुए हैं, और यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन, आउटपुट सर्किट में ये लोड कनेक्ट कर रखा है मैंने और इसको सप्लाई दे रहे हैं। क्लियर, ये तो हो गया आपके पास में कम्यूटेटर C1 C2, ये आपके पास में हो गए ब्रश B1 एंड B2, और ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई A B C एंड D। तो एक तो तरीका ये है आपके पास में, ये परमानेंट मैग्नेट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे और इसके बीच में आप क्या करेंगे, इस कॉइल को रोटेट करेंगे। सपोज ये आपके पास में एक कॉइल है इस तरह से रखी हुई है, इस कॉइल को आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या होगा, फ्लक्स कंटिन्यूसली कट होगा, फ्लक्स कंटिन्यूसली कट होगा तो क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। वही अपने को करना है ना। और अगर सर्किट क्लोज है, जैसे ये सर्किट क्लोज है, तो इस ईएमएफ की वजह से क्या होगा, इस डिवाइस में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। और दूसरा तरीका ये है आपके पास में कि एक स्टेटर है पूरा आपके पास, ठीक है, अब उसके अंदर एक रोटर है ना। तो ये रोटर के सराउंडिंग क्या है, आपके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या नाम दे देते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या हो रहा है, इसके सराउंडिंग में रोटेट हो रहा है। और इस रोटर पे क्या है, आपके पास में दो पोल जनरेट कर रखे हैं आपने, ये आपके पास क्या कहलाता है, रोटर। ठीक है, तो ये अभी स्टेशनरी है रोटर, और ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है। तो ये एन और एस पोल की वजह से जो फ्लक्स जनरेट हुआ है, एन से एस की तरफ क्या होगा, एक फ्लक्स होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो वो फ्लक्स क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। तो उस वजह से क्या होगा, आपके पास में एसी का जनरेशन होगा, है ना। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है, ये कहाँ यूज़ करते हैं, हाई एसी वोल्टेज जनरेशन, हाई एसी वोल्टेज जनरेशन। और ये जो फर्स्ट वाला मैकेनिज्म है, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्मॉल या फिर लो एसी वोल्टेज जनरेशन। ठीक है, अब ये काम किस तरह से करता है वो देखते हैं अपन। ठीक है, देखिए आप, सपोज आपके पास में एन से एस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एन से एस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं ये एक कॉइल रख देता हूँ, ठीक है, ये एन से एस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो अभी तक तो ये कॉइल का एक्सेस जो है वो इसके पैरेलल है, तो अभी तक तो कुछ इसमें जनरेशन नहीं हो रहा है ना, कोई जनरेशन नहीं हो रहा है। अब जब आपके पास में इस कॉइल को मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल से घुमा देता हूँ, सपोज ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में घूम के कोई थीटा एंगल पे आ जाती है, ये अपन मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं इसके अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब ये कॉइल जो है, ये इनिशियली पहले तो ये इस पोजीशन पे थी, जैसे इसको इनिशियल एक्स मान लेता हूँ मैं। अब ये कॉइल की पोजीशन चेंज होके ये कुछ इस तरह से हो गई है, ये देखिए आप, ये अब कॉइल की पोजीशन हो गई है। तो अब क्या होगा, अपने पास यहाँ पे इसके अंदर दो पैरामीटर काम करेंगे, एक तो वर्टिकल इसका कंपोनेंट और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे
ये थीटा एंगल से आपने लिया है इसको, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। इतने एंगल से आपने इसको रोटेट कर दिया, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। कितना एंगल का, थीटा एंगल का। तब ये वाला कंपोनेंट अपने पास में क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स था आपके पास में, ये जो सारा था ये क्या था, फाइव मैक्सिमम, ये जो फ्लक्स एन से एस की तरफ, ये फ्लक्स है फाइव मैक्सिमम। तब ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो गया, फाइव मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी या कॉस थीटा, और ये वाला फ्लक्स हो गया फाइव मैक्सिमम साइन ओमेगा टी या फिर साइन थीटा। तो अब जनरेशन किस तरह से होगा वो बात करते हैं अपन इसके बाद में। देखें आप, ये अपने को कंसेप्ट पता है, इस तरह से ये रोटेट किया आपने, तो रोटेशन के बाद में क्या स्थिति थी। अब जब फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, E इक्वल टू क्या होगा, डी फाई बाय डी टी। और अकॉर्डिंग टू लेंज लो, इसके आगे क्या लगता है, माइनस लगता है। लेंज ने क्या नियम दिया था कि ये जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है ये उसी का अपोज करेगा जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है ना। जो ये फ्लक्स जो हो रहा है अपने पास में, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, जो करंट फ्लो होगी, ये एट द एंड उसी का अपोज करेगी जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे माइनस डी फाई बाय डी टी। अब फाई की वैल्यू अपने पास में कितनी है, फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी। अभी अपन ने देखा है ना, ये देखो फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम। अब यहाँ पे सपोज इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो ये क्या हो जाएगा, n फाई एम कॉस ओमेगा टी। बस ये वैल्यू अब आप यहाँ रख दीजिए, ए इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी और n फाई एम कॉस ओमेगा टी। चलिए, यहाँ से n फाई एम बाहर आ गया, माइनस है ही है, तो अब डी कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा एट द एंड, माइनस n ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी। ये माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन बनेगा, ये कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इस टर्म को मैं क्या ले लेता हूँ, ई मैक्सिमम। तो ई इक्वल टू मेरे पास में हो गया ई एम साइन ओमेगा टी। यही तो आपके पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कोई भी वोल्टेज हो, करंट हो इन साइनोसॉइडल फॉर्म। तो यहाँ पे ई एम की वैल्यू आपके पास में कितनी हो गई है, एन फाई एम ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा क्या इक्वल है आपके पास में, ओमेगा इक्वल टू टू पाई एफ। तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, एन फाई एम टू पाई एफ। तो ये आपके पास में फाइनल जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह से काम करेगा, किस तरह से जनरेट होगा। ठीक बात है, ये इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर, इसी के अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, वो क्या क्या हो सकती है, उन चीज़ों का आप डिस्कस कर सकते हैं, वो कैसे काम करेगी टर्मिनोलॉजीज। देखिए आप, सबसे पहले अपन एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के लिए एक वेव फॉर्म बनाते हैं, एसी वेव फॉर्म, ठीक है। जीरो, ये हो गया आपके पास में पाई बाय टू, ये पाई, ये हो गया आपके पास में थ्री पाई बाय टू, ये हो गया आपके पास में टू पाई। और अगर अपन वोल्टेज के लिए बात कर रहे हैं तो ये वोल्टेज हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास में, माइनस वी मैक्सिमम। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स आ गए मेरे पास में। अब अपन टर्म्स को डिस्कस करते हैं, बेसिक टर्म्स क्या क्या हो सकती है। जैसे सबसे पहला है अपने पास में वेव फॉर्म। वेव फॉर्म किस चीज़ को कहेंगे आप, जैसे ये जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ थी वोल्टेज की, अलग अलग एंगल पर आपने अलग अलग वैल्यूज़ निकाल दी, उन सबको जब आप ज्वाइन करते हैं तो जो शेप बन रहा है दैट इज़ वेव फॉर्म। दिस शेप इज़ कॉल्ड एज वेव फॉर्म। तो ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है क्योंकि इसका शेप इस तरह का है। अगर यहाँ पे मेरे पास में शेप ट्रैंगुलर बनता है तो उसको ट्रैंगुलर वेव फॉर्म कहेंगे, अगर शेप स्क्वायर का बनता है तो उसके स्क्वायर वेव फॉर्म कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़। तो वेव फॉर्म मतलब क्या हो गया, the shape obtained by plotting all the instantaneous values,
ठीक है, सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को प्लॉट करने पे जो शेप बन रहा है दैट इज वेव फॉर्म। सेकेंड आपके पास में क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैंने आपको बताया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू अभी अपन ने निकाल के देखा था कि यहाँ पे जैसे v इक्वल टू इक्वेशन लिखता हूँ मैं वी एम साइन ओमेगा टी, तो अलग अलग इंस्टेंट पे जो वैल्यू आ रही है, लाइक ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आ रही है, ओमेगा टी इक्वल टू π/2 पे वैल्यू आ रही है। इस तरह से मल्टीपल आपके पास में क्या हो सकती है, वैल्यूज हो सकती है, मल्टीपल इंस्टेंट हो सकते हैं। तो उन सारे इंस्टेंट पे जो वैल्यू मिल रही है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जैसे ओमेगा टी इक्वल टू मैं पाई लेता हूँ, तो उस पाई के केस में वोल्टेज की वैल्यू मेरे पास में क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू। नेक्स्ट अपने पास में है साइकिल। नेक्स्ट टर्म है अपने पास में साइकिल। तो देखें आप, ये जो वेवफॉर्म थी आपके पास में, इस वेवफॉर्म में दो साइकिल है अपने पास में। एक तो 0 से पाई तक जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और पाई से लेके 2 पाई तक जो है वो आपके पास में है नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल सम आपके पास में कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव हाफ साइकिल is called cycle. Clear? चलिए, the next is alternation. अल्टरनेशन क्या होगा आपके पास में, ये जो वन हाफ साइकिल है दिस इज कॉल्ड वन अल्टरनेशन, सेकेंड हाफ साइकिल इज कॉल्ड सेकेंड अल्टरनेशन, नेक्स्ट हाफ साइकिल विल बी कॉल्ड एज थर्ड अल्टरनेशन. So when the value is getting changed from 0 to 0, then value is going to negative. So this is called one alternation and this is called second alternation. Clear? Changing the value after each half cycle. So one half cycle is called one alternation. Here, next is time period. Time period is what? Time required to complete one cycle. Time required to complete one cycle is called time period. इस पूरे एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, एक पॉजिटिव प्लस एक नेगेटिव, ये पूरा एक साइकिल हुआ, इसको कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज टाइम पीरियड. नेक्स्ट है आपके पास में फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होगी आपके पास में कि ये जो साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, बेसिकली फ्रीक्वेंसी को आप लिखते कैसे हैं, एफ इक्वल टू 1/t और टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f. ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है. तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाउ मैनी साइकिल्स आर गेटिंग कंप्लीटेड, how many cycles are getting completed in 1 second. तो अगर अपन बात करें कि अपने जो घरों में एसी सप्लाई आती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तो इट मीन्स 50 साइकिल्स पर सेकेंड. ये इसका कंसेप्ट है. क्लियर? फिर नेक्स्ट है आपके पास में एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होगी आपके पास में, द मैक्सिमम
पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, द मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू attained by an alternating quantity is called as peak value or amplitude. क्लियर? तो यहाँ पे अपने पास में देखें आप, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। तो ये तो पॉजिटिव पीक वैल्यू हो गई या पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हो गया, ये आपके पास में नेगेटिव पीक वैल्यू और नेगेटिव एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी अपने पास में। अब कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस रहेंगे कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, या एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तो उन चीज़ों को अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में इम्पोर्टेंट रिलेशंस। ठीक है, सबसे पहला अपन लेते हैं फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, जहाँ टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, एंड फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास में, हाउ मैनी साइकिल्स विल गेट कंप्लीट इन 1 सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास में एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में किस तरह से रिलेशन बनाएंगे अपन, देखिए आप, एंगुलर वेलोसिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एंगल टर्न इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल रोटेट होगा अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो जैसे आपके पास में एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो उसमें कितना रोटेट होगा, ये 2 पाई, और टाइम कितना है, टी है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, 2 पाई/टी। तो इसको 1/टी को अपन, ये देखो आप, 2 पाई इंटू 1/टी, तो 1/टी को अभी अपन ने ऊपर से देखा क्या लिख सकते हैं, एफ। तो ओमेगा आपके पास में कितना हो जाएगा, 2 पाई/एफ। ये रिलेशन आपके पास में किसके बीच में आ गया, एंगुलर फ्रिक्वेंसी और सॉरी एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। फिर नेक्स्ट है आपके पास में फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, देखें आप, फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिख सकते हैं, साइकिल्स पर सेकेंड लिखते हैं ना अपन इसको, तो इसको ऐसा लिख देते हैं, साइकिल्स पर रिवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय रिवोल्यूशंस पर सेकेंड्स। ठीक है, तो साइकिल पर रिवोल्यूशन आपके पास में किस पे डिपेंड करेगा, कितने पोल्स हैं उस पर डिपेंड करेगा, तो p/2। और रिवोल्यूशन पर सेकेंड आपके पास में कितना हो जाएंगे, स्पीड अगर मेरे पास में ns है तो कितना हो जाएगा, अपॉन 60। तो f इक्वल टू हो गया आपके पास में n इंटू पी अपॉन 120, और इसका ns ले लेते हैं, ns, और ns इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 f अपॉन पी। ये आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्लियर? तो ये फ्रीक्वेंसी और स्पीड के बीच में रिलेशन। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, देन इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए आप, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल आपको गिवन है। चलिए, अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इक्वल टू 1.141.4
साइन 314t। ठीक है, तो अब आपको पहला क्या फाइंड आउट करना है इसमें, मैक्सिमम वैल्यू। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी। थर्ड आपको फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। फोर्थ आपको फाइंड आउट करना है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट t इक्वल टू 3 मिलीसेकेंड। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट t इक्वल टू 3 मिली सेकेंड्स। चलिए, सबसे पहले जो आपको आई गिवन है 141.4 साइन 314t, तो इसको पहले अपन कंपेयर करते हैं इससे, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से मेरे पास में आई एम की वैल्यू कितनी मिल गई है, 141.4 एम्पियर। क्लियर, पहला क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ से ओमेगा इक्वल टू कितना है मेरे पास में ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। यहाँ से कंपेयर करूंगा मैं, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 314। तो यहाँ से f इक्वल टू कितना हो जाएगा 314/2π। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 3.14, ये पॉइंट हटा के ये 100 ऊपर, 314 से 314 कैंसिल आउट, 2 से 100 कैंसिल आउट, 50 हर्ट्स। ये आपके पास फ्रिक्वेंसी आ गई। ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। थर्ड वाले में आपको क्या पूछ रहा है, वो टाइम पीरियड। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है 1 फ्रीक्वेंसी, 1/50 कितना हो जाएगा आपके पास में 20 मिली सेकेंड्स। फोर्थ वाले में आपको क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट t इक्वल टू 3 मिली सेकेंड। तो ये जो एक्सप्रेशन गिवन है अपने पास में, उसमें टाइम की जगह पर आप क्या पुट कर दीजिए, 3 मिली सेकेंड पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगी करंट की वैल्यू आई इक्वल टू 141.4 साइन 314 मल्टीप्लाइड बाय, अब टाइम कितना है 3 मिली सेकेंड, तो इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। तो ये 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। तो ये आपके पास में करंट आ गई है 114.35 एम्पियर। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें आगे वाली क्लास में। ओके, थैंक यू।